हेलो दोस्तों, एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के फिफ्थ पेपर जो कि वैकल्पिक है ग्रुप सी का सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट, उसके सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि इजी नोट से है। देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े महत्वपूर्ण हैं और कंफर्म भी करने पड़ेंगे ताकि बैक से भी बचना है। सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े महत्वपूर्ण हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एलएलबी और बीएलएलबी से संबंधित सारे सेमेस्टर्स के लिए कंटेंट आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो में आपको मिलेगा पट्टीकरण से छूट, प्रार्थना पत्र की अस्वीकृति, आंशिक सूचना की अनुज्ञा, कौन अपवर्जित है, सूचना आयोग की शक्तियां, अपीली प्राधिकारी, दंड एवं न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, इससे संबंधित सारे के सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं। सभी महत्वपूर्ण है। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन उपयोगी बहुत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धारा सूचना आयोगों की शक्तियों और कृत्यों से संबंधित है? यानी कौन सी ऐसी धारा है जो सूचना आयोगों और सूचना आयोगों की शक्तियों और कृत्यों से संबंधित है। तो इसको पहला का जो उत्तर होगा, ये ऑप्शन तो इस प्रकार है 16, 17, 18, 26। तो इसमें जो सी नंबर है ये सही है, यानी धारा 18 के अंतर्गत सूचना आयोग की शक्ति और कृत्यों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यदि केंद्र अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति ना की गई हो तो इसके समाधान से संबंधित कौन सी धारा है? यानी यदि केंद्र अथवा राज्य के द्वारा लोक सूचना अधिकारी नियुक्त ना किया गया हो तो किस धारा के अंतर्गत निपटान होगा? देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 धारा 16 के अंतर्गत या धारा 18A के अंतर्गत या धारा 20 या इनमें से कोई नहीं। तो धारा 18 में तो आयोग की शक्तियां और कृत्य है और धारा 18(1) का में यदि सूचना अधिकारी नहीं है तो किसके पास ये शक्तियां होंगी उसका वर्णन है। किसमें? 18(1) का में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन कंफर्म करते चलिएगा और एक दो बार सुनेंगे तो कंफर्म भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यदि किसी व्यक्ति को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय सूचना की जानकारी देने से मना कर दिया गया हो तो इस स्थिति में सूचना आयोग को शिकायत किस धारा के अंतर्गत भेजी जाती है? यदि किसी व्यक्ति को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय सूचना की जानकारी देने से मना कर दिया गया हो तो इस स्थिति में सूचना आयोग को शिकायत किस धारा के अंतर्गत हम भेज सकते हैं? ऑप्शन इस प्रकार है, धारा 18(1) का, नंबर बी धारा 18(1) का और नंबर सी धारा 18(1) का और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो तीसरा प्रश्न है इसका हमारा जो सही उत्तर होगा वो नंबर बी होगा, धारा 18(1) खा के अंतर्गत। धारा 18(1) खा के अंतर्गत हम इसका वर्णन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। यदि संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना का उत्तर नहीं प्रदान किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक अपनी शिकायत किसको भेज सकता है? उच्च न्यायालय को या सूचना आयोग को? तो सूचना अगर हमें नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में हम शिकायत भेजेंगे सूचना आयोग को। नंबर बी सही। सूचना नहीं मिलती है निर्धारित अवधि में तो ऐसी स्थिति में हम शिकायत किसको भेजेंगे? सूचना आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यदि निर्धारित अवधि में सूचना का उत्तर प्राप्त नहीं होता
तो आवेदक सूचना आयोग के समक्ष शिकायत किस धारा के अंतर्गत करता है? धारा 18(1) का के अंतर्गत, या धारा 18(1) का के अंतर्गत, या धारा 19 के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि सूचना का उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो धारा 18(1) गा के अंतर्गत, नंबर 20 सही है, धारा 18(1) गा के अंतर्गत हम शिकायत कर सकते हैं किसको? सूचना आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगा गया शुल्क तर्कसंगत नहीं लगता, यानी जो हमसे फीस ली गई है वो तर्कसंगत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत शिकायत कर सकता है? ऑप्शन इस प्रकार हैं, धारा 18(1) खा के अंतर्गत, धारा 16 के अंतर्गत, धारा 17 के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं। तो हम यदि हमें मांगा गया शुल्क तर्कसंगत नहीं लगता तो धारा 18(1) खा के अंतर्गत हम शिकायत कर सकते हैं किसको? सूचना आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अधूरी एवं झूठी सूचना प्रदान किए जाने की स्थिति में किस धारा के अंतर्गत आवेदन करेंगे? ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है धारा 18(1) का के अंतर्गत, नंबर दूसरा, नंबर बी धारा 18(1) घा के अंतर्गत, और नंबर सी धारा 18(1) क्या के अंतर्गत, या नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर जो 7 है हमारा, इसका सही उत्तर है धारा 18(1) क्या। इसके अंतर्गत हम झूठी सूचना प्राप्त किए जाने के संबंध में शिकायत करेंगे। इसके अंतर्गत धारा 18(1) क्या के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मिथ्या एवं अधूरी सूचना दिए जाने की स्थिति में धारा 18(1) क्या के अंतर्गत शिकायत की जा सकती है, ये तो हमें मालूम है। अब लेकिन ये शिकायत करेंगे किसको? यहाँ चुनाव नहीं है, चुनाव है, चुनाव आयोग को, सूचना आयोग को, अपीली अधिकारी को, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जो सूचना करेंगे मिथ्या या अधूरी जानकारी की स्थिति में, वो किसको करेंगे? सूचना आयोग को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, सूचना आयोग को दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियां किस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई हैं? दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियां किस धारा के अंतर्गत सूचना आयोग को भी मिली हुई है? ऑप्शन इस प्रकार है, धारा 17, या धारा 18, या धारा 19, या धारा 20। तो प्रश्न नंबर 9 है, इसका हमारा ऑप्शन होगा बी धारा 18। धारा 18 सूचना आयोग की बहुत महत्वपूर्ण धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, सूचना आयोग को दीवानी न्यायालय की कौन सी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं? नंबर ए है समन करना यानी बुलाना, नंबर बी दस्तावेज के निरीक्षण की अपेक्षा, और नंबर सी शपथ पत्र का अभिग्रहण, और नंबर डी ये सभी। तो प्रश्न नंबर 10 का जो हमारा उत्तर होगा वो ये सभी होगा। सूचना आयोग को दीवानी न्यायालय की ये सभी शक्तियां प्राप्त है। समन भी कर सकता है, शपथ पत्र या साक्ष्य का अभिग्रहण भी कर सकता है, और दस्तावेज के निरीक्षण की अपेक्षा भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा अपील के विषय में प्रावधान करती है? कौन सी धारा अपील के संबंध में प्रावधान करती है? देखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। धारा 19 के अंतर्गत अपील कर सकते हैं, धारा 20 या धारा 21, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 का जो उत्तर है हमारा वो ए नंबर सही है, धारा 19 के अंतर्गत हम अपील कर सकते हैं। कंफर्म कर लीजिएगा। सूचना अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा अपील के संबंध में प्रावधान करती है? धारा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को हटाए जाने से संबंधित धारा कौन सी है?
यानी मुख्य सूचना आयुक्त को किसके अंतर्गत हम सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को हटा भी सकते हैं। धारा 14, धारा 13, धारा 15 या धारा 16। तो हमारा जो उत्तर होगा वो नंबर ए होगा। धारा 14 के अंतर्गत हम सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। यानी जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसके सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा। नंबर ए सामान्यता स्थिति में, नंबर बी असाधारण स्थिति में, नंबर सी दोनों स्थितियों में और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 13 नंबर हमारा प्रश्न है इसका उत्तर होगा असाधारण स्थिति में। यानी जब स्थिति असाधारण, सामान्य स्थिति होगी तो हटाने का कोई मतलब ही नहीं है। असाधारण स्थिति में हम केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों को हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। केंद्रीय सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को निम्नलिखित में से किस आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। नंबर ए है कदाचार, नंबर बी असमर्थता और नंबर सी ए और बी दोनों और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कदाचार और असमर्थता, इन दोनों परिस्थितियों में हम सूचना आयुक्त या केंद्रीय सूचना आयुक्त को उनके पद से हटा सकते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। आयोग के सदस्यों के विरुद्ध लगने वाले आरोपों की जांच की जाएगी। किसके द्वारा जांच, कौन जांच करेगा। राष्ट्रपति करेगा या उच्चतम न्यायालय करेगा या उच्च न्यायालय करेगा या इनमें से कोई नहीं करेगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा उच्चतम न्यायालय। आयोग के सदस्यों के विरुद्ध लगने वाले आरोपों की जांच कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर है इसका आंसर होगा बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति केंद्रीय सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को पदच्युत कर सकता है, उनके पद से हटा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों में बिना जांच के अपदस्थ करने से संबंधित है। यानी बिना जांच के अपदस्थ कर देने से संबंधित कौन सी धारा है। ऑप्शन इस प्रकार है, धारा 14(1) के अंतर्गत या 14(2) के अंतर्गत या 14(3) के अंतर्गत या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा 7वां प्रश्न है इसका सी नंबर हमारा सही होगा। धारा 14(3) के अंतर्गत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को बिना जांच के उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अंतर्गत धारा 14 भाग 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यालय से के संबंध में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है। किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यालय के संबंध में प्रावधान किया गया है। धारा 11 के अंतर्गत या धारा 12 के अंतर्गत या धारा 13 के अंतर्गत या धारा 14 के अंतर्गत। तो हमारा जो 18वां प्रश्न है इसका बी नंबर सही होगा। धारा 12 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यालय के संबंध में प्रावधान है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तों से संबंधित कौन सी धारा है। जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसके सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तों से संबंधित कौन सी धारा है। धारा 12 है या धारा 13 है या धारा 14 है या धारा 11 है। प्रश्न नंबर 19 इसका सही उत्तर होगा धारा 13, यानी बी नंबर हमारा सही होगा।
केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तों से संबंधित कौन सी धारा है? धारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, मुख्य सूचना आयुक्त क्या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है? यानी जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है क्या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होता है? ऑप्शन देखिएगा, हाँ, नहीं, या नंबर सी विशेष परिस्थिति में, या नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर का बी नंबर सही होगा। मुख्य सूचना आयुक्त 2 बार अपने पद पर नहीं रह सकता, इसलिए इसका उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मुख्य सूचना आयुक्त कितने वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, या 2 वर्ष के लिए? तो जो हमारा 21 प्रश्न है इसका बी नंबर सही होगा। मुख्य सूचना आयुक्त कितने वर्ष के लिए पद पर रहेगा? 5 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्या मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में अपने पद को धारण कर सकता है? नंबर ए हाँ, नंबर बी नहीं, नंबर सी 70 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकता है, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा 22 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर है बी। 5 साल के लिए और 65 से ज्यादा आयु अगर उसकी हो जाएगी तो पद पर नहीं रह पाएगा, यानी रिटायरमेंट की आयु मुख्य सूचना आयुक्त की 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष का निश्चित है, ये तो हमें मालूम है, परंतु वे 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक ही रह सकते हैं। ये कथन सत्य है या असत्य है या निराधार है? क्या है? प्रश्न नंबर 23, इसका बी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सत्य है। 5 वर्ष का कार्यकाल है, 65 वर्ष रिटायरमेंट की आयु है, जो भी पहले हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की पदावधि से संबंधित धारा कौन सी है? केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की पदावधि से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 12 है, या धारा 13 है, या धारा 14 है, या धारा 15 है? 24 नंबर हमारा प्रश्न, इसका बी नंबर सही होगा, धारा 13। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त की पदावधि से संबंधित धारा है धारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करता है? किसके आधार पर होती है? नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा गठित कमेटी की अनुशंसा पर, या नंबर बी मंत्रिमंडल की सलाह से, या नंबर सी ए और बी दोनों, या नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 25 नंबर हमारा प्रश्न है इसका ये ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रपति द्वारा गठित कमेटी होती है और वो अनुशंसा करती है, तो केंद्रीय सूचना आयोग की आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस की श्रृंखला के कई वीडियो अपलोड होंगे, सबको सुन लेना, परीक्षा में आपको पास वर्ग का मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन निहित होगा। किसमें निहित होगा? केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन किसमें निहित होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त में, या मुख्य सूचना आयुक्त में, या मुख्य न्यायमूर्ति में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 26 नंबर हमारा प्रश्न है इसका उत्तर होगा नंबर बी, मुख्य सूचना आयुक्त में। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन किनमें निहित है? मुख्य सूचना आयुक्त में निहित है। अगला प्रश्न देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 27, मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आयोग को बिना किसी अधिकारी के अधीन हुए स्वायत्त रूप से प्रयोग की जानी आवश्यक है। ये कथन कैसा है? सत्य है, असत्य है, निराधार है, इनमें से कोई नहीं। मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आयोग को बिना किसी अधिकारी के अधीन हुए स्वायत्त रूप से की जानी आवश्यक है। ये कथन कैसा है? 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये कथन पूरी तरीके से सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, मुख्य सूचना आयुक्त के अधिकार एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? धारा 12 के अंतर्गत, धारा 13 के अंतर्गत, धारा 10 के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 28वां हमारा प्रश्न है इसका ये ऑप्शन सही होगा, धारा 12 के अंतर्गत। धारा 12 के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त के अधिकार एवं शक्तियों का वर्णन है। किसमें? धारा 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कौन सी धारा है? धारा 11 है, या 14 है, या 12 है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 29 नंबर क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा नंबर सी, धारा 12। धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों से की नियुक्ति से संबंधित धारा है। कौन सी धारा? धारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी धारा आयोग के सदस्यों की योग्यता के संबंध में प्रावधान करती है? धारा 12 भाग 4, धारा 12 भाग 5, और नंबर सी और बी दोनों, या नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर है, 30 का जो उत्तर है वो है धारा 12 भाग 5। कौन सी धारा आयोग के सदस्यों की योग्यता के संबंध में प्रावधान करती है? धारा 12 भाग 5। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समझ सेमेस्टर के लिए आपको कंटेंट आसानी से मिल सके, और हमारे चैनल में प्रयास ये करेंगे कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिकेट मटेरियल ही मिले। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।